नमस्कार, मैं मनीष आज आपके बीच पुनः एक ऐसे विषय के साथ हूँ जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर के रख देगा। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में एक नशीली पदार्थ पीने से कुछ लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन मैं उस मौत को हत्या ही कहूँगा। लेकिन पहले वहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक का यह संवाद सुन लीजिए। क्या मामला है सरैया में संदिग्ध मौत की बात आ रही है सर? आप अभी तक इस मामले में जो भी पुलिस को सूचना मिली है उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें 3 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। 3 लोगों के हॉस्पिटल में मृत्यु की बात आ रही है, जो कि जिस जगह पे वो लोग शराब पी रहे थे या फिर जो भी चीज़ें पी रहे थे, जो बात आ रही है लोगों के पास में, वो हम लोगों ने जगह भी क्लियर कर दी है और उसको भी सील कर दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें एक व्यक्ति को जो कि पंचायत समिति के सदस्य बताए जाते हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनसे आगे की पूछताछ। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है सर? अभी तक के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और टोटल जो है 4 लोगों की मृत्यु की बात आ रही है। इसके अलावा जिनका जो घर था वो भी जो है मृत पाए गए हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं, मीनापुर के एरिया में पाए गए हैं और उनका भी पोस्टमार्टम कराया। मौत का कारण क्या सामने आया सर? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात ही ये चीज़ क्लियर हो पाएगी, लेकिन ये बात अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बात एकदम लगभग नज़र आ रही है कि इनके द्वारा किसी आपत्तिजनक सामान का सेवन किया गया था और उसके बाद ही जो है उनकी मृत्यु हुई है, जो घर वालों का बयान भी है और उस पर हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कई और लोग सर गंभीर बताए जा रहे हैं कि इसमें जो लोग पुलिस ने जो चीज़ें रिकवर की हैं उनके घर के पास से शराब की कुछ बॉटल्स भी मिली हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक की भी एक मेडिसिन की भी एक बॉटल मिली है, जो पहले भी जिसमें मिथाइल अल्कोहल होने की बात रही है एफएसएल रिपोर्ट्स के हिसाब से। हम लोगों ने एफएसएल रिपोर्ट को भी एफएसएल टीम को भी वहाँ पर भेजा है, जो कि अपनी जांच कर रही हैं। और जो लोग भी घायल हैं हम लोग प्रशासन के माध्यम से इस बारे में लोगों को सूचना दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके के किसी भी जहरीली चीज़ का सेवन वो ना करें और अगर उनको कोई भी थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो प्रशासन उनके साथ में है। हम लोग सभी को हॉस्पिटल की सुविधा मुहैया करा रहे हैं और उनका अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जिला प्रशासन भी वहाँ पर पहुँच गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। यह जो आपने सुना उसमें एसएसपी यानी वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत मुजफ्फरपुर के कहते हैं कि कोई नशीली टाइप की पदार्थ पीने से उनकी मौत हो गई है। वह स्वीकार्य इस बात को नहीं करते हैं कि लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। अवैध कारोबार का जो गिरोह जयकांत चलाते हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में, वहाँ पे 3-4 आईएएस अधिकारी रहते हैं, उसके बावजूद आईएएस आईपीएस रहते हैं एवं आप समझ लीजिए कि कमिश्नरी है मुजफ्फरपुर में लोग बैठते हैं, तिरहुत कमिश्नरी का हेड ऑफिस है। उसके बावजूद उस जिला में बैठने वाले वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत एसएसपी की जो भाषा है उसको आप हमेशा देखते होंगे, बड़े ही मृदुल भाषी हैं और बहुत ही ऐसे तरीक़ों से बात करते हैं जैसे उनका उसमें कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि मुजफ्फरपुर गिरोह और अपराधियों का बहुत बड़ा अड्डा है, जगीरा बना हुआ है और ऐसे समूह का संचालन वहाँ के एसएसपी ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों आरोप लगा रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। बिहार सरकार ने 2016 में दारूबंदी कर दी। मुजफ्फरपुर की जिम्मेवारी पूर्ण रूपेण तरीके से एसएसपी इसीलिए बनाया गया है। वहाँ एसपी निचले तबके पे आते हैं। आप जान लीजिए कि एसएसपी सबसे बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस अधीक्षक के रूप में और एसएसपी वरीय पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी भूमिका होती है उस मुजफ्फरपुर को विस्तृत रूप से विकसित करना एवं उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखना। आप समझ के देखिए कि किस प्रकार से दारू वहाँ से आता है, दारू के बोतल प्राप्त हुए घटनास्थल से। आपने देखा कि किस प्रकार से वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत ने अपना स्टेटमेंट दिया और किस प्रकार से उन्होंने
अपनी भाषाई मर्यादाओं का ख्याल भी रखा। आप समझ सकते हैं कि एक आरोप लगाते हुए जब पप्पू यादव वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि थानों को 50-60 लाख रुपए पर मंथ देना पड़ता है, और तब जानिए कि यह सिस्टम किस प्रकार से राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के चुंगल में फंसा हुआ है। आप यह समझ के देखिए कि किस प्रकार से वरीय पुलिस अधीक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाने को कहीं भी गिल्टी फील नहीं करते हैं। राजनेताओं की भूमिका क्या होती है, नहीं होनी चाहिए, वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सिस्टम को मजबूती के साथ बनाए रखना, सिस्टम को संचालित करना, नियमावली का पालन कराना, यह बड़ी जिम्मेवारी होती है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की। अगर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक इसमें संलिप्त नहीं है, शराब कारोबार में उनकी संलिप्तता नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस जिला में परिंदा पर मार रहा है? अगर उनकी भागीदारी नहीं होती तो परिंदे पर नहीं मारते। यानी कि जो भी घटनाएं हो रही है उसमें पूर्ण रूपेण उनकी भूमिका है। याद करिए उस दिन को जब मुजफ्फरपुर एक बड़ी घटनाओं से कांप उठा था, नरूना हत्याकांड में। और नरूना हत्याकांड में अब सुप्रीम कोर्ट तक भी 9 साल के बाद हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। देश की सारी जांच एजेंसियां समाप्त हो गई, उनकी कार्यशैली समाप्त हो गई। यानी कि भारत का संविधान नरूना केस में शून्य है, यानी संविधान विहीन नरूना बन के रह गई। भारत का संविधान उसकी मौत या उसके जीवित होने का सही प्रमाण नहीं दे पाई अब तक। और सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्याय की व्यवस्था के तहत बनाया गया है भारतीय संविधान के अनुसार, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। और अब भारत की सभी जांच एजेंसियां यानी सीबीआई सबसे प्रमुख होती है, उसने तो कब का हाथ खड़े कर दिए। और इसी का परिणाम है, आप याद करिए कि तत्कालीन आईजी त्रिभुत यानी गुप्तेश्वर पांडे पर यह सीधा आरोप लगा था कि नरूना की मौत या उसके किडनैपिंग में उनकी संलिप्तता है। आप याद कर लीजिए कि 2020 के चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे को इसी नरूना कांड के लिए उनको सीट नहीं दी गई, इसलिए कि चुनाव में नहीं आने दिया गया। सौदा हुआ। ये बहुत सारी बातें हैं जो खुलेंगी धीरे धीरे, समय बीतेगा। अब आजकल आईजी साहब जो जिनके रीजन में मुजफ्फरपुर में कंकालों का भरमार लगा, एक ब्रजेश ठाकुर को आरोपी बनाकर पूरी कहानी बंद कर दी गई, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत और नेताओं की, बड़े बड़े लॉबियों की मिली भगत को चुपचाप दबा दिया गया। आप समझते रहिए कि किस प्रकार से लोग अपने वजूद को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और कितने परेशान हैं। आप यह समझने का प्रयास करिए कि इतना आसान नहीं है कि आप किसी के साथ 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आप सुनिए क्या कहते हैं पप्पू यादव। आज वो वहाँ पहुँचे और उनसे कुछ सवाल हमारे प्रतिनिधि ने किया, सुन लीजिए। कोनो काम मत कीजिए, 1 सप्ताह हमको बैठा दीजिए ना, 1 सप्ताह। सर तरस जाएगा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आदमी। वो भीख ना मांगे भगवान से ज़िंदगी का, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब बिहार की कल्पना करना छोड़ देगा आने के लिए। आप तो बिहार की, आप ये सब बेकार की बातें ना करिए। इसमें सब दोषी है, सिस्टम चलाने वाला और सिस्टम फॉलो करने वाला, और दोनों पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। सरकार का ये गाइडलाइंस था, और मैं सबकी ब्लड का जांच चाहता हूं, और उसमें नेताओं का सबसे पहले हो, टॉप टू बॉटम। और आईजी डीजी से लेकर के एसपी डीएम तक का जांच होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर ये लोग अल्कोहल लिए हैं कि नहीं। तो जब आप अल्कोहल बाहर ले ही रहे हैं तो आप यहाँ भी अल्कोहल लीजिएगा। तो जैसा हमारी आदत होगी, हम अपनी आदत भूल जाएंगे क्या? हम मांग करते हैं कि इसमें एसआईटी जांच हो, वार्ड सदस्य पकड़ाए हो या जहाँ पकड़ाए हो, ये जांच हो करके ये जहरीली शराब बनती कहाँ है, और एसपीडी ट्रायल हो। एसपीडी ट्रायल भी नहीं होता है, और सज़ा भी हो, और बड़े माफियाओं को, बड़ी मछली को फांसी भी हो।
एक सरकार ने नियम बना लिया कि जो शराब से मरेंगे उनको पैसा नहीं देंगे। तो हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी फीलिंग है, जब मैं गरीब घर में जाता हूँ, कल ही मैं जितने 6 परिवार में गया तो सभी जगह 25,000, छोटी सी बच्ची थी, ना भाई था ना बाप था, दोनों मर गया। तो एक बच्ची थी, अब वो पापा पापा चिल्ला रहे थे। अब इस बच्ची को तो पापा का भी याद नहीं है, आंसू बंद में। तो निश्चित रूप से परिवार की मदद का रास्ता हम देख रहे हैं और हम एक बड़े इंक्वायरी की मांग करते हैं। हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में मांग हो पूरे बिहार कि शराब क्यों रुक नहीं रही है और शराब से मौत क्यों हो रही है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और पुनर्विचार शराब के सवाल पर होनी चाहिए। रेवेन्यू बढ़ा दो, 2 ही जगह खोलो, प्रखंड में पंचायत में ना करो। इसीलिए हम यहाँ आए हैं और पूरी इंक्वायरी के साथ मुजफ्फरपुर के टॉप टू बॉटम पदाधिकारी पैसे ले रहे हैं, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी भी इंक्वायरी हो और सस्पेंशन हो। में हम सबसे नीचे चले गए, पलायन सबसे ज़्यादा हो गया, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो गई और हेल्थ एजुकेशन दुनिया का सबसे निचले पदान पर चले गए। हमारी इसकी चिंता नहीं है। हम बाप दादा करते हैं जब कोई लोग मर जाते हैं, तो अब यहाँ डेथ कर गए तो पप्पू यादव आ गया। लेकिन 2 चीज़ों का सरकार हमेशा ढकती है। एक तो बलात्कार के केसेस को सिविल सर्जन, जब आप जाइएगा उसका बच्ची को लेकर के, तो आप 7 दिनों के बाद यदि बच्ची को लेके आप जाइएगा बलात्कार केसेस में, या 8 दिनों के बाद, या रिपोर्ट आपको देना है तो गलत रिपोर्ट देते हैं। उसी तरह दारू पीने के बाद यदि आप 72 घंटे के बाद यदि दारू का आप जांच कराने जाइएगा तो रिपोर्ट में क्या आएगा? आपको नेगेटिव आएगा। आप पिए भी तो कहाँ पिए, यहाँ पिए कि नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा। आपको पता चलेगा कि आपके ब्लड में दारू का नशा का है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कब पिए। ठीक है, 2 से ढाई महीना, 1.5 महीने का एक टेन्योर रहता है कि हम अल्कोहल के बारे में बता सकते हैं कि इनके बॉडी में अल्कोहल कब आई। तो आप इस दोनों के जांच प्रक्रिया को आपने पारदर्शी नहीं किया, तो दोनों खत्म हो गई। सरकार नहीं चाहती है कि दुनिया जाने कि शराब में कौन मर रहे हैं और शराब कितना, जबकि पूरा का पूरा नेता के घर में आप जाइए ना भैया, बगल में एक नेता है हाजीपुर में, विपक्ष में है, उसकी सारी फैक्ट्रियाँ रांची में लगी हुई है। तो जनाब मेरा बहुत क्लियर है, सरकार इन लोगों को तो पैसे भी नहीं देगी, शराब से मरने वाले में को पैसे भी नहीं करे। और जहरीली शराब को आप बंद करिए। थानेदार क्या करता है कि दलितों के गांव में थानेदार नहीं जा सकते हैं, और पप्पू यादव जैसा दबंग आदमी क्या करता है कि दलितों के घर को आश्रय बना लेता है शराब बनाने का भट्टी, और उसको कहता है मैं पैसा दूंगा। बेरोजगार है, जैसे डिलीवर बॉय बेरोजगार है, उसको भी पैसा 200-300 रुपया एक बोतल पर बिक जाता है। वो आप उसको हम दोषी नहीं मानते हैं। जब पूरा का पूरा सिस्टम एनआरकी बना हुआ है तो आप किसी एक आदमी को गाली नहीं दे सकते। तो मेरा इसमें बहुत क्लियर है कि आप पहले जहरीली शराब को क्या कीजिएगा, दूसरी चीज़ आप थानेदार को सस्पेंड करते हैं और ठीक 15 दिनों के बाद 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लेकर या 2 लाख रुपया लेकर के उसको दूसरा थाना दे देते हैं। लेकिन इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर क्या हुआ, इसमें डीएम क्या हुआ, एसपी क्या हुआ? क्या वो सस्पेंड नहीं होंगे? क्या उस पर आरोप डिस्चार्ज नहीं होगा? और यदि अकाउंटेबिलिटी इन पदाधिकारियों पर है तो प्रभारी मंत्री पर भी अकाउंटेबिलिटी को लागू कीजिए, वहाँ के एमएलए को भी अकाउंटेबिलिटी पर लागू कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? और वहाँ के पंचायत के मुखिया को भी और सरपंच को भी लागू करिए। उसको भी कहिए कि जिस पंचायत में शराब बिकेगा वहाँ के लाइए आप कानून कि जनप्रतिनिधि पर भी एफआईआर लॉज हो। तो आप थानेदार छोटी छोटी आप कतला, रेहू इस सब को छोड़ देते हैं। आप चांगर, मांगर, मांगूर, आप पोठिया को आप भुजिया के तरह नाश कीजिएगा और अपना कोई अप्रोच को चेंज कीजिएगा नहीं, अपने तरीके को चेंज कीजिएगा नहीं, अपने कानून को रिव्यू करिएगा नहीं। और पूरा का पूरा इससे 3 घटना शुरू हुई है।
एक बलात्कार का घटना सबसे ज़्यादा बड़ा है कि पैसे की उगाही करते, उसके घर में जाकर के देखिए एक साइकिल मोटरसाइकिल नहीं था, 24 AC लगा हुआ है। तो मुजफ्फरपुर में आप सरैया जाइए, रुपौली गांव है, मोतीपुर जाइए जहाँ, और ये सब इलाके में आप जाइएगा तो बड़ा बड़ा गोदाम बना हुआ है, जी जी ट्रांजिट को उसको ट्रांसफरेबल किया हुआ है। सर जान तो एक सबसे बड़ी बात क्या है, पहले आप समझिए, उसको समझिए ऐसे है कि आपने एक्साइज इंस्पेक्टर और एक्साइज सुपरिटेंडेंट को जेल भेजने का भी आपने लॉ किया था, DSP को भी जेल भेजने का आपने लॉ दिया था, और उसके बाद SP DM को सस्पेंड करने का। जब से सरकार की यह नियम बनी, आप थानेदार या किसी चौकीदार को आप सस्पेंड करते हैं तो जितने दिन थानेदार रहता है उतने दिन में तो करोड़पति हो जाता है। तो यह जो माफिया, आप जेल किसको भेजते हैं, या तो शराब पीने वाले को, या तो डिलीवर बॉय को, या नहीं तो जिस गोदाम में शराब रखे जाते हैं उस गोदाम के चौकीदार को या उसके पहरेदार को। गोदाम है पप्पू यादव का, हमको तो आप जेल भेजते नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि हम तो जानते नहीं हैं, हमारा चौकीदार था और उसने गलत तरीके से कर दिया। गाड़ी ऑनर को आप भेजते नहीं हैं, गाड़ी ड्राइवर को भेजते हैं, और आप यह कहते हैं थाने देखिए, और कोई कहने की हिम्मत भी नहीं करता है। इसीलिए थाने को यदि कहेगा तो थाना या तो शराब माफिया के अपराधी से मरवा देगा, या माफिया थानेदार के द्वारा उसको किसी न किसी केस में इन्वॉल्व कर देगा। तो जो रियल में 2-10% आदमी बचे खुचे भी अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छे लोगों का तो परिभाषा बड़ा विचित्र है इस कंट्री में, मेरे बस की चीज़ नहीं है समझना, लेकिन मेरी समझ है जो कुछ उसी में जो लोग ठीक ठाक लोग चल रहे हैं वह हिम्मत नहीं कर सकता है आज के डेट में इन माफियाओं के खिलाफ बोलने की, जीने की, चलने की, क्योंकि नेक्सस है नेताओं का, माफियाओं का, पूरी सिस्टम का, ख़ास तौर पर थानेदार का, ऊपर से नीचे तक। एक थाना से 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपया मंथली बांधा हुआ है। तो आप यदि एक थाना 60-70 लाख रुपये का मंथली है और उसको ऊपर से नीचे देना है, आप मंत्री संतरी के घर में भी यहाँ शराब के बड़े बड़े ठेके, बड़ा बड़ा यहाँ का एक विपक्ष का नेता है जिनको कुछ पता तो है नहीं, आदि सब MLA MP का, मंत्री संतरी का, विपक्ष का नेता का ब्लड टेस्ट किया जाए तो पता चल जाएगा कि सब डेली दारू पीता है। सब थानेदार का और सिपाही का यदि ब्लड टेस्ट किया जाए तो 3 महीना के अंदर टेस्ट करा लीजिए ना, हम भी चाहते हैं एक बार टेस्ट हो इन नेताओं का, पता चल जाएगा आपको कितने कितने लोग टेस्ट। 2-3 कामों से टेस्ट जरूर होना चाहिए। अब नेता लोगों का टेस्ट नहीं होगा। पप्पू यादव ने अपने पूरे वीडियो में बताया कि किस प्रकार से राजनेताओं की मिलीभगत है, प्रभारी मंत्री की मिलीभगत है, वहाँ के विधायक सांसदों की मिलीभगत है। यानी कि उन्होंने यह कहा कि पूरी सिस्टम भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के लिए पूर्ण रूपेण सरकार एवं संवैधानिक स्ट्रक्चर जिम्मेवार है, जिसमें सिर्फ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के मोहरा है और मोहरे के रूप में जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको सुरक्षित तरीके से जिला को रखा जाए, समावेश किया जाए। उन्होंने एक बहुत ही गौर करने वाली बात बोली कि हाजीपुर के एक नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी सारी दारू की फैक्ट्री वैशाली में थी, वो बंद कर दी गई और अब उनकी फैक्ट्री रांची में संचालित हो रही है। वह जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं वो सुबोध राय हैं, जो कि राजद में हैं और राजद के सचेतक भी रहे हैं और राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव के बहुत ही पारिवारिक रूप से संबंध भी है। उनके कई फैक्ट्री वैशाली जिला के गुरौल क्षेत्र में रहा है, उनके घर क्षेत्र में, जो बंद हो चुका है बिहार में दारूबंदी के कारण। और यही इशारा उनका था, जो कोई यह कोई नई बात नहीं है और कौन नहीं जानता है सुबोध राय को, या और किस प्रकार से दारू का कारोबार चल रहा है। यानी कि पक्ष और विपक्ष की मिली भगत है, यह भी इंडिकेट किया पप्पू यादव ने, जो कि मैं स्पष्ट रूप से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि कहां से कहां कौन सी मिली भगत चल रही है।
अब समझने का यह प्रयास करिए कि ऐसी परिस्थितियों में जब भारत के संविधान एक संविधान किताब के रूप में रख दिया गया और लोगों से कहा जा रहा है कि आप यह मत करिए, यह मत करिए, यह मत करिए, लेकिन हो तो वही रहा है जो नहीं होना चाहिए। मानवता विहीन संविधान जिस प्रकार से अपने कदम मजबूत कर रही है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोकतंत्र जैसे शब्द एक बेईमानी जैसे लगेंगे। भले ही भारत में लाखों सालों तक संस्कृति धर्म के आधार पर देश चला हो, लेकिन हजार वर्षों के लगभग गुलामी में भारत के वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें लोग गुलामी एवं मानवता विहीन समाज की स्थापना में निरंतर बढ़ रहे हैं। आज़ादी के 75वें साल में भी हम मानवता की तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। यह परिणाम है कि हम आज छोटे छोटे मुद्दों पे और जो बंद है या अवैध कहा जाता है वह सिर्फ एक प्रोपगंडा जुमलेबाजी के तौर पे ही देखा जाता है और सुना जाता है और धरातल पे वही आता है। एक जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, वहाँ के समाज सेवी क्या कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। ये सरैया प्रखंड के रुपौली पंचायत में जो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, इसका सरासर जिम्मेवार इसके लिए अपराधी पुलिस प्रशासन है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि आपने शराबबंदी कानून लागू किया और शराबबंदी के बावजूद भी शराब अगर पकड़ा जा रहा है तो जिसके दरवाजे पर पकड़ा गया वो दोषी है। लेकिन आखिर शराब इस बिहार में और ख़ास करके सरैया में जिस ओपी जिस थाना अंतर्गत अगर शराब पकड़ा गया तो क्यों नहीं वो जो है दरोगा जो है इसके लिए जो है एक्यूज बने और क्यों नहीं वहाँ के स्थानीय चौकीदार उसके लिए एक्यूज बने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आप शराब के मामले में केवल पीने वाले और बेचने वाले को अभियुक्त बनाते हैं, आप क्यों नहीं जो है शराब जो बेचवा रहा है अवैध वसूली करता है और करोड़ों रुपया जो है कमाता है, लाखों रुपया एक थाने से जो है 10-10 लाख रुपया एसपी को देता है, तो एसपी साहब पर अगर जिले में शराब बरामद हुई तो एसपी साहब पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, थाना प्रभारी पर एफआईआर क्यों नहीं होता है। आप चंद दिनों के लिए सस्पेंड करते हैं और फिर सस्पेंशन तोड़ करके किसी और थाने में दे देते हैं। आप चौकीदार पर एफआईआर करिए। दूसरा जो वार्ड मेंबर था, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है कि वह लड़का खैनी भी नहीं खाता था, तंबाकू भी नहीं खाता था, वह लड़का एमआर का काम करता था। और 1 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ और 29 तारीख को आज जो है 28 दिन और 27 दिन बीतने के बाद पार्टी हो रहा है। एक सरासर ये साजिश है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मामले को जो है एसपी को, जिला के कप्तान को पता नहीं है कि जो है यह घटना कैसे हुई है। आप कहते हैं कि कोई मादक द्रव्य पी लिया है, आप कहते हैं कोई नशीला जो है लिक्विड पी लिया है, आपको पता नहीं है कि वार्ड मेंबर की गिरफ्तारी हुई है या समिति की गिरफ्तारी हुई है। आप गिरफ्तारी करते हैं, आप एफआईआर करते हैं, लेकिन हम बिहार के मुख्यमंत्री जी आपसे मांग करना चाहते हैं इस आम आवाम के माध्यम से कि बिहार का आम आवाम चाहता है कि अगर आप शराबबंदी किए हैं तो उसके लिए जिम्मेवार जो ओपी अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष है, स्थानीय चौकीदार है, वहाँ का पुलिस कप्तान है, उसको भी एक्यूज बनाइए, और नहीं तो ये ड्रामाबाजी बंद करिए, या तो शराब को जो है खोल दीजिए ताकि लोग पिए और सही से अपना रहे। विजय कुमार, परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मोर्चा प्रदेश। आपने सुना, एक समाज सेवी है, बता यह रहे हैं कि जो एसएसपी वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत ने बताया कि हमने पंचायत समिति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वो वार्ड सदस्य है और वो एक एमआर भी है और कभी वो कोई भी नशा नहीं करता, वो तंबाकू तक नहीं खाता, वो कभी पान बीड़ी गुटखा सिगरेट तक नहीं पिया। वैसे व्यक्ति को दारू के आरोप में और मौत के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई। आपको मैं बता दूं कि 29 सितंबर को चुनाव हुआ था, 1-2 को रिजल्ट आया था। उसी समय वहाँ पे वार्ड सदस्य अपने जीत की खुशी में कुछ पार्टी वगैरह किए थे, जिसमें शराब वगैरह की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि एक सामान्य रूप से बड़े स्तर पे भोज का आयोजन किया गया था, लेकिन जो आरोप एसएसपी लगा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो वार्ड सदस्य है और वो जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया है। साथ ही साथ यह समझ लीजिए कि एसएसपी ने वार्ड सदस्य को
पंचायत समिति कहा, यानी कि एसएसपी जिसे गिरफ्तार कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो किसे गिरफ्तार कर रहे हैं। आप एक बात को समझिए कि किसी भी व्यक्ति को दबा देने की, किसी घटनाओं को दबाना और छुपाने की परंपराओं को पप्पू यादव ने भी बीच में कहा है कि आप देख लीजिए, सिविल सर्जन तक बहुत सारे केसों में, बलात्कार की केसों में भी झूठ बोलते हैं, फ्रेब करते हैं, लोगों के साथ परेशानी खड़ा करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि लोग, और न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मानवता ही चकनाचूर हो जाती है, घर परिवार के हौसले टूट जाते हैं न्याय के लिए। आप सभी लोग जो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप चुप रहेंगे, आपकी चुप्पी, आप अगर कानून से डरते हैं, कानून समाज को एक बेहतर रास्ता दिखाने के लिए होता है, न कि कानून के तौर पे किसी सामाजिक और सभ्य लोगों को किसी भी प्रकार से अपराधी बनाने के लिए एक फैक्ट्री है। यह अंग्रेजी हुकूमत काल नहीं है। अगर आप इसी को मान रहे हैं कि यह शासन प्रथा बहुत ही बेहतर है, तो इस बात को जान लीजिए कि समकालीन, यानी कि इसी प्रकार का परिस्थिति अंग्रेजों के काल में रहा है, मुगलों के काल में रहा है, जो सरकार के विरुद्ध या किसी भी प्रकार से सरकार के दलालों या सिस्टम के दलालों के विरुद्ध रहा है, कहीं न कहीं ले जा करके उसको फंसाकर उसकी जान ले ली जाती है, या उसे अपराधी बनाने का एक प्रथम पाठशाला के रूप में, जैसे अभी गिरफ्तारी हुई, उसमें भेज दिया जाता है। ग्रामीणों ने भी कहा कि बहुत बुरी स्थिति है, एक सभ्य लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी आइडेंटिफिकेशन ही जब एसएसपी सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ के देखिए कि निचले तबके के अधिकारी पदाधिकारी किस प्रकार से काम किया होगा, और ऊपर क्या होगा नहीं होगा। वह जेल में चला गया वो व्यक्ति, अब जाकर के समझ लीजिए कि वो साधारण और सिंपल सा व्यक्ति जो कभी ड्रग और ये सारी चीज़ों की जो बात होती है उसमें कभी रहा ही नहीं, कभी उसने पान बीड़ी सिगरेट कसैली तक नहीं खाया, खैनी तक नहीं खाया, वह व्यक्ति दारू पिएगा। शराब और दारू के बिजनेस में उसका कोई योगदान नहीं रहा है, यही ग्रामीणों का कहना रहा। वहाँ के जो परिवेश है, वहाँ का माहौल जो देख करके लगा, उसमें यही स्पष्ट है कि आम आदमी की चुप्पी अब कुछ और लोगों पे हावी हो रही है। पैसे की ताकत पे दारू बेच करके, शराब बेच करके पुलिस को, नेताओं को खरीदने वाले लोग अब ताकतवर होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अब साधारण लोग भी उसमें फंस रहे हैं और धीरे धीरे वह भी अपराधी बन जाएंगे, और जिसका परिणाम यही होगा कि आने वाले 10-20 सालों में हम उसी दौर में चले जाएंगे जहां हम हर तरफ गोलीबारी और अपराध की धरती के रूप में इसे समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगाओ में 80 बेईमान, फिर भी मैं मेरा देश महान, लगान पे बात करने आया हूँ। कुछ ऐसी लगान सब तकलीफों पे सुनते ही आपकी दिमाग दबाने वाला एक फिल्म की तस्वीर, जिससे समझ में यह आएगा कि भारत का